Dear students, you are welcome in our YouTube channel Study Zone by JD Sir. Today we are discussing about the next topic of the physics. फिजिक्स के अगले टॉपिक पे बात करते हैं. जनरल साइंस अपन पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियो में अपन ने कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था, उन्हीं चीज़ों को अपन आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. अपन बात कर रहे हैं दूरी और विस्थापन. जब अपन ने बात की थी सदिश और अदिश राशियों की, तो आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल दूरी अदिश राशियों में था और विस्थापन सदिश राशियों में था. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले अपन बात करते हैं दूरी की. तय की गई पथ की लंबाई किसके बराबर होती है? दूरी के बराबर. इसका मतलब आप एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाने में जितना भी पथ तय करते हैं उस पथ की लंबाई कितनी होगी? दूरी के बराबर होगी. मतलब यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसके लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती. इसी प्रकार दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता. गतिशील वस्तु के लिए हमेशा धनात्मक होगा और हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा. ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि. जैसे मैंने जो शुरू में एग्जांपल लिया था कि आपके दोस्त का घर आपके घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है. इसका मतलब आपने सिर्फ संख्यात्मक मान बताया 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर किसको व्यक्त कर रहा है? दूरी को. और सिर्फ संख्यात्मक मान है तो अदिश राशि. मात्रक क्या हो गया? मीटर. जनरली अपन मीटर में लिखते हैं, आप किलोमीटर में भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं. लेकिन यदि कहीं आपके पास पूछा जाता है कि बेसिक मात्रक कौन सा है, तो आपके पास क्या होगा? मीटर. इसी प्रकार अपन बात करें विस्थापन की, तो कहीं ना कहीं विस्थापन किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है. ये हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है. ध्यान देना, इधर दूरी है और इधर न्यूनतम दूरी है, या फिर जिसको अपन सीधी दूरी बोलते हैं. मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं दूरी का जो न्यूनतम मान संभव है उन दिए गए दो बिंदुओं के मध्य, वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है. जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए बात करें, आपके दोस्त का घर आपके घर से 2 किलोमीटर है, लेकिन यदि आप बीच में से शॉर्टकट, मान लीजिए किन्हीं दो घरों के मध्य से होते हुए शॉर्टकट लेते हुए आप सीधी रेखा के थ्रू कहीं जा सकते हैं, तो वो जो न्यूनतम दूरी होती है उसको अपन विस्थापन के रूप में यहाँ पर लेते हैं. कैसी राशि होती है? सदिश राशि. क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, जहां पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का नाम आ गया दोस्तों, वहां पर क्या होगा? कहीं ना कहीं आपके पास सदिश राशि होगी जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होगी और अंतिम बिंदु पे अंत होगी. मात्रक वही होगा, सेम मीटर. जब अपन बात करते हैं किसी भी गतिशील वस्तु के लिए, तो आपके पास विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है. कहने का मतलब, यदि उदाहरण के लिए मैं आपको भाषा के रूप में समझाना चाहूं तो कुछ यूं कह सकता हूं कि आपके दोस्त का घर आपके घर से 2 किलोमीटर था. आप अपने घर से दोस्त के घर गए और वापस अपने घर आ गए. दूरी कितनी तय की? 2 और 2 4 किलोमीटर. बट आपका विस्थापन कितना है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, इसका मतलब विस्थापन 0 हो गया दोस्तों. तो इसका मतलब विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है. अब अपन बात करें ऋणात्मक कब होता है, तो यदि कहीं भी अपन एक्सिस की बात करें, मान लीजिए कि अपन ने इस तरीके से कंसीडर किया कि ये आपके पास y एक्सिस है और ये वाला एक्सिस आपके पास कौन सा है? x एक्सिस है. तो जब अपन x एक्सिस और y एक्सिस पे साधारण रूप से अपन संख्यात्मक मान की बात करते हैं, तो इधर कैसे कौन सा होता है? प्लस. इधर कौन सा होता है? माइनस. इसी प्रकार ऊपर की तरफ yx प्लस होता है और नीचे की तरफ धनात्मक. तो जब भी अपन को कहीं ना कहीं प्लस माइनस की बात करनी हो या दिशा की बात करनी हो, तो आप मान लीजिए यहाँ पर O बिंदु पर थे, कोई भी व्यक्ति O बिंदु से चल के B बिंदु पर गया, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 15 मीटर होगी. और विस्थापन भी कितना होगा? 15 मीटर. तो कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है कि दूरी और विस्थापन समान कब होंगे? जब आपके पास एक सरल रेखा में गति होगी, तो क्या होगी? उनके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों समान होंगे. अब मैं बात करूं OA की, आप O से चल के A पे गए हैं, तो दूरी तो कितनी है? 10 मीटर. लेकिन विस्थापन कितना है? माइनस का 10 मीटर. ध्यान देना, विस्थापन माइनस क्यों हुआ? क्योंकि अपन एक्स एक्स के विपरीत दिशा में, ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं. इसलिए अपन मूल बिंदु से यदि लेफ्ट में कहीं चलते हैं तो अपन माइनस में इंगित कर सकते हैं, राइट में चलते हैं तो अपन उसको प्लस में व्यक्त कर सकते हैं. तो ये रही बात आपके पास दूरी और विस्थापन में अंतर की. और इसी प्रकार यदि आपको कहा जाए कि आप O से पहले B पे गए, B से A पे गए, A से वापस O पे आ गए, तो दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? पथ का
नाम में यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या फॉर्मुलेशन बनेगी आपके पास पथ के नाम की। पथ का नाम कुछ इस प्रकार से आपके पास परिभाषित है, ओ बी ओ ए ओ बी, मतलब आप ओ से बी पे गए, बी से आप वापस ओ पे आए, ओ से आप ए पे गए, ए से वापस किस पे आ गए, ओ पे आ गए, और ओ से वापस आप किस पे आ गए, बी पे आ गए। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मुलेशंस, आप यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो ही ये व्यक्ति आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू। यहाँ पे अपन दूरी की बात करें, पहले आप ओ से बी पे गए 15 मीटर, फिर आप बी से ओ पे गए, वापस से 15 और 15 30, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। फिर आप ओ से ए गए 30 और 10 40, फिर आप ए से ओ आए 40 और 10 50, फिर आप ओ से बी गए 50 और 10 से कितना, 50 और 15 कितना हुआ, 65 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास दूरी का मान कितना आ गया, 65 मीटर। परंतु अब अपन बात करें विस्थापन की, तो देखिए विस्थापन के लिए आपको पूरा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ओ, अंतिम बिंदु कौन सा है, बी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, 15। तो यहाँ पे विस्थापन का मान कितना आ जाएगा, 15 मीटर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल कहीं बनता है तो आप उसको श्योरली सॉल्व कर पाएंगे। अगले एग्जाम्पल की फिर से अपन एक दूरी और विस्थापन से संबंधित एक और अच्छा उदाहरण लेते हैं कि आपने मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से ओ से बी तक जाती है। मान लीजिए कि इस तरीके से आप एक चौराहे से होते हुए घूमते हुए अपने दोस्त के घर पर गए। यदि अपन पथ की बात करें, पथ कौन सा लिया आपने, ए ओ बी, दूरी ज्ञात करनी हो तो ये 12 मीटर और 7 मीटर कितना हो गया, 17 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, दूरी कितनी बनी, 17 मीटर। यदि मैं विस्थापन की बात करूं तो ये प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये आपका घर ए बिंदु और अंतिम बिंदु बी आपके दोस्त का घर, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास समकोण की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 144 और 25 कितना आएगा, 169, अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 13। विस्थापन कितना हो गया, 13 मीटर। तो कंक्लूड यदि मैं करूं तो दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है, दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन होगी। इसका मतलब दूरी जो होगी वो हमेशा क्या होगा, या तो ग्रेटर होगी विस्थापन से, या फिर अधिकतम कितनी हो सकती है, उसके समान हो सकती है। तो ये तो रही बात आपके पास दूरी और विस्थापन की। अब इन्हीं से जुड़ी हुई अपन अगली क्वांटिटीज की बात करते हैं, किस टर्म्स में, चाल और वेग के बारे में। तो देखिए चाल आपके पास क्या होती है और वेग क्या होता है। चाल की बात करें, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। पिछली जो क्वांटिटीज अपन ने पढ़ी थी दूरी और विस्थापन, अपन उन्हीं में कहीं ना कहीं संबंधित नए फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास कंटेंट पार्ट आपस में जुड़ा हुआ हो ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। जहां सदिश राशि आ गई वहां सदिश होगी, जहां अदिश आ गई वहां अदिश होगी। तो यहां से दूरी यदि अदिश है तो इसका मतलब चाल क्या होगी, आपके पास अदिश राशि होगी। विस्थापन सदिश है तो वेग क्या होगी, सदिश राशि होगी। कहीं भी आपको परिभाषित करना हो इस तरीके की क्वांटिटीज को तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि मैं समय को छुपा लूँ, समय का मान 1 कर दूं, 1 सेकंड कर दूं, तो चाल बराबर कितना आ जाएगा, दूरी। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर क्या मिलता है, वही संख्या। तो चाल और दूरी बराबर, तो चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक समय में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, उसकी चाल के बराबर होती है। मतलब किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यदि इसको चाल को अपन क्या बोलेंगे, स्पीड की टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन ए यूनिट टाइम। नेक्स्ट अपन यदि वेग की बात करें, विस्थापन बटे समय परिभाषित करें, फिर से समय को कितना कर दें अपन, 1 कर दें, समय को छुपा लें 1 कर दें, तो वेग विस्थापन के बराबर होगा। इसका मतलब एकांक समय में तय किया गया विस्थापन किसको व्यक्त करता है, वेग को व्यक्त करेगा। मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक मीटर में पढ़ा था और समय का मात्रक सेकंड में पढ़ा था, तो चाल का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और इधर विस्थापन का मात्रक भी कितना होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या था, समान था।
अब अपन बात करें, जैसे अपन ने वहां भी देखा था कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक संख्या में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे, क्योंकि दोस्तों समय भी कभी ऋणात्मक नहीं होता। यदि ऐसा संभव होता तो अपन भी कार्टून्स और मूवीज की तरह टाइम मशीन में पीछे जा पाते, सारे कोशिश करते कि कहीं ना कहीं बचपन में जाया जाए और वापस से उन दिनों का आनंद लिया जाए, बट ये संभव नहीं है। तो हमेशा जब आपने धनात्मक में किसी धनात्मक राशि का भाग दिया तो क्या मिलेगा? धनात्मक। इसका मतलब चाल हमेशा धनात्मक होती है। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और उसके बाद में अपने किसी भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ते हुए चले जाओ। फिजिक्स बहुत ही ईजी है। यहां पर अपन बात करें वेग की, विस्थापन तीनों प्रकार का होता था, शून्य भी हो सकता था, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी। तो अब अपन उसमें यदि धनात्मक संख्या में भाग देंगे तो धनात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक में भाग देंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, शून्य में भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। इसका मतलब आपके पास वेग की तीनों संभावनाएं पॉसिबल है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यदि अपन सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो चाल हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू वेग होगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको दूरी और विस्थापन वाला फॉर्मुलेशन याद है तो कहीं ना कहीं अपन इसको भी इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। चाल ग्रेटर देन और इक्वल टू वेग होगी, मतलब स्पीड इज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। जब देखिए दोस्तों, जब आप गाड़ियां चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसका जो ओडोमीटर होता है, उसका जो मीटर होता है, उसमें मीटर की सुई जब आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सुई इस तरीके से मीटर में रोटेट करती है। वो किसको बता रही है दोस्तों? चाल को या वेग को? वो हमेशा आपकी चाल को बताती है कि आप इस चाल से गति कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं बताती कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। इन्हीं चीजों को समझने के लिए अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं एक उदाहरण की, कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिशा में चल रहा था। इसका मतलब एक व्यक्ति ने यहां से चलना स्टार्ट किया, 5 मीटर प्रति सेकंड से वो कहां चलता गया? उत्तर दिशा में। 10 सेकंड के बाद वो दाहिनी तरफ मुड़ा, 10 सेकंड के बाद वो किधर मुड़ गया? दाहिनी तरफ। ध्यान देना, दाएं बाएं, जैसे नॉर्मली यदि इस बिंदु पे आके मुड़ना है तो आप ये इंगित करें कि आपका जो मुंह है, मुखौटा है, जो वो किस तरफ है? कहीं ना कहीं उत्तर दिशा में है। तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, मतलब दायां किधर होगा, बायां किधर होगा? तो आपने क्या किया? 10 सेकंड बाद दाईं तरफ मुड़ा और 5 मीटर प्रति सेकंड से चलता रहा। तो इस पूरे परिदृश्य में किस चीज में परिवर्तन हुआ दोस्तों? ऑप्शंस पे दे रखा है, चाल में परिवर्तन होगा कि यहां से चला, यहां पे मुड़ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, बाद में भी 5 मीटर प्रति सेकंड से, या यो मान लो आप बाइक लेके यहां से चले, चौराहे से मुड़ के अपने दोस्त के घर चले गए, स्पीड आपकी अभी भी वही थी। तो क्या आपकी चाल में परिवर्तन होगा? दूसरा ऑप्शन है क्या वेग में परिवर्तन होगा? तीसरा ऑप्शन है चाल और वेग दोनों में परिवर्तन होगा। चौथा ऑप्शन है चाल और वेग दोनों में ही परिवर्तन नहीं होगा। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बस इतना सा ध्यान रखें कि अपन ने देखा चाल, मैंने यही तो कहा कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे थे। साधारण रूप से जो आप वर्ड्स काम में लेते हैं उनसे भी फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलता है। आपको कुछ आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता, आपका कॉमन सेंस आप कितना काम में ले रहे हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड से आप आगे चल रहे हैं तो आपके पास वेग जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दिशा किसके साथ जुड़ी हुई थी? वेग के साथ। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो किस में परिवर्तन आएगा? वेग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेग किधर था? 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में, यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड आपके पास किस में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया। तो इसलिए किस में परिवर्तन हुआ? वेग में। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है। मतलब एक व्यक्ति ने एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और 50 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर ली? 10 सेकंड में। दाहिनी तरफ मुड़ा, 10 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर लेता है। सॉरी, ये 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर लेता है? 10 सेकंड में तय कर लेता है। तो आपको वेग और चाल ज्ञात करने हैं। या पूछा जा सकता था दूरी और विस्थापन बताइए, तो भी देखिए पहले अपन बात कर लेते हैं दूरी कितनी होगी। तो पथ की लंबाई किसको व्यक्त करती है? दूरी को व्यक्त करती है। मतलब ये पथ 50 मीटर और दूसरा कितना था? 100 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 50 + 100 150, 150 मीटर। पर अपन बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या था? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, तो जहां भी इस प्रकार का दाहिनी तरफ बाईनी तरफ इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये जो आपके पास
दिशाएं होती हैं एक दूसरे से समकोण पर व्यक्त की जाती हैं। तो अब मेरे को ए बी ज्ञात करना है, पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 और 100 का स्क्वायर 10,000, दोनों को जोड़ा 12,500 का अंडर रूट ज्ञात किया 111.8 मीटर। अब अपन बात करते हैं वेग और चाल की, तो सीधा सीधा सूत्र लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना था 150 बटे समय 20, 10 सेकंड यहाँ पे लगा, 10 सेकंड यहाँ पे लगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 बटे 2 7.5 मीटर पर सेकंड। वेग की बात करें तो फॉर्मुलेशंस क्या होगा, विस्थापन बटे समय, इसका मतलब विस्थापन कितना है आपके पास 111.8, तो 111.8 बटे 20, जब अपन इससे डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मुलेशन आ जाएगी 5.59 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैसे भी ऑप्शन में आपको पता है कि विस्थापन हमेशा क्या होगा, वेग जो होगा वो हमेशा क्या होगी, चाल से कहीं ना कहीं कम संख्यात्मक मान में होगा, तो निश्चित रूप से इसका मान कितना आएगा 7.5 से कम, और वो कम कितना है 5.59 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, इसका मात्रक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्वरण की। अब देखिए आपके पास त्वरण क्या होगा, अपन ने दो राशियां पढ़ी, पहले अपन ने बात की दूरी और विस्थापन की, फिर अपन ने बात की चाल और वेग की, अब अपन बात कर रहे हैं त्वरण की। तो त्वरण एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका मतलब कितने समय में किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज टू बी नोन एज द एक्सेलरेशन। मतलब त्वरण क्या होगा, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। यदि आपको त्वरण को परिभाषित करना है, फिर से मैं समय को एकांक मान लूं, तो त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, वेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। मतलब एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। किसी भी गतिशील वस्तु के लिए एकांक समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, उसके त्वरण को व्यक्त करेगा। राशि कैसी होगी, वेग कैसा था, सदिश या अदिश, सदिश राशि थी, इसका मतलब है ये भी कैसा होगा, एक सदिश राशि ही होगी। यदि मैं बात करना चाहूं मात्रक की, तो मात्रक फिर वही, यदि आपको सूत्र आ रहे हैं फिजिक्स में तो आप आराम से मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या बन रहा है आपके पास, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग किस में होगा आपके पास मीटर पर सेकंड, बटे समय तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि ज्ञात करें तो a इक्वल टू e, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं, वेलोसिटी वेग को v से व्यक्त करते हैं, बटे समय मीटर पर सेकंड अपन सेकंड क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपके पास किस तरीके के बनेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। एग्जांपल इस प्रकार है कि आपके पास एक ट्रक है और एक कार है। एक ट्रक, देखिए ट्रक भारी भरकम ट्रक है, उसने चलना स्टार्ट किया, पहले वो खड़ा था रेस्ट में, उसने चलना स्टार्ट किया और कुछ ही समय में उसने 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। उसी स्थिति से एक कार ने चलना प्रारंभ किया, जो भी प्रारंभिक स्थिति में वो भी क्या थी, रेस्ट में थी, स्थिर अवस्था में थी, उसने चलना प्रारंभ किया और उसने भी अपना 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग कुछ समय बाद प्राप्त कर लिया। अब अपन बात करना चाहें कि दोनों ने वेग तो 60 मीटर प्रति सेकंड का प्राप्त कर लिया, बट किसको ये वेग प्राप्त करने में कम समय लगा, किसको ज्यादा समय लगा। या फिर क्वेश्चंस को कुछ इस रूप में दे देगा, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु जो स्थिर रखी हुई थी उसको 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग में लाने में, और एक 50 किलोग्राम की वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग में लाने में किस में समय अधिक लगेगा, किस में समय कम लगेगा। तो देखिए इस तरीके की चीजों को आप हल कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। देखिए फॉर्मुलेशन जैसे ही वेग में परिवर्तन और समय आया, दिमाग में क्या याद आना चाहिए कि अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था त्वरण के रूप में, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 0 से 60, इसका मतलब 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका 60 मीटर पर सेकंड किसका आ गया, वेग का। समय की बात करूं, जैसे ही इधर भी देखा 60, इसका मतलब वेग में परिवर्तन तो समान है, जो कांस्टेंट है। तो अब आपके पास कौन सी राशियां बची, त्वरण और समय। इसका मतलब एक्सीलरेशन और टाइम दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, यदि आप रिलेट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन बनेगा, त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, समय के। देखिए राशियों में दो ही तरीके के संबंध होंगे, या तो वो राशियां आपके पास कहीं ना कहीं समानुपाती होंगी, ए समानुपाती होगी बी के, या फिर ए व्युत्क्रमानुपाती होगी बी के।
तो जो समानुपाती होगी इसका मतलब तो एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा और एक को घटाने पे दूसरा घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होगा, यदि आप ए को बढ़ाना चाहते हैं तो बी को घटाना पड़ेगा, यदि आप ए को घटाना चाहते हैं तो बी को बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर संबंध कैसा बन रहा है व्युत्क्रमानुपाती का, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है आपके पास टी। इसका मतलब इसमें देखिए वेग तो क्या था समान, अब किसके समय किसको लगेगा, जिसका त्वरण जो होगा वो आपके पास से कितना परिवर्तित होगा। और समय की अपन बात करें तो देखिए भारी भरकम वस्तु है, आपको कहा जाए कि एक छोटा सा पत्थर है उसको इतनी तेजी से फेंकना है, आप बहुत जल्दी से कर देंगे, पर भारी भरकम पत्थर को यदि आपको खिसकाना है तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो समय किस में ज़्यादा लगेगा, निश्चित रूप से ट्रक को 0 से 60 मीटर प्रति सेकंड तक भेजने में समय ज़्यादा लगेगा। और इसी प्रकार कार को कम समय लगेगा, जिसमें समय ज़्यादा उसका त्वरण कम, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जैसे ही अपन बात करें यदि कॉन्सेप्ट की, तो यहां से आपके पास समझने लायक कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जब वेग समान होता है तो त्वरण समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसको वेग प्राप्त करने में समय ज्यादा लगेगा उसका त्वरण कम होगा, और जिसको समय कम लगेगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। इसी त्वरण की बात करें तो एग्जैक्टली जब भी अपन बात करते हैं रेसिंग की, तो रेसिंग में अपन पावर बाइक्स, पावर गाड़ियां क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वेग में परिवर्तन कर लेती हैं। समय कम हुआ इसका मतलब त्वरण उनका ज्यादा हुआ। तो ये जो अपनी पावर बाइक्स आती हैं उन बाइक्स में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट किसका जुड़ा हुआ रहता है, त्वरण का ही कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ रहता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।